जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब जैसा कि लोक सेवा आयोग द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि आपकी जो परीक्षा होगी वह 30 सितंबर को होगी। ठीक है, तो इसी क्रम में जैसा कि आप जानते हैं यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था अपने यूट्यूब चैनल पर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को विषयवार श्रृंखला के रूप में लेकर आ रही है, जिसमें हम भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, भारत एवं विश्व के भूगोल, बिहार की जनगणना और भारत की जनगणना का तुलनात्मक अध्ययन और इसके साथ साथ हम इतिहास खंड से संबंधित बिहार स्पेशल का भी अध्ययन कर चुके हैं। इस समय हम करंट अफेयर का अध्ययन कर रहे हैं। करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम उन विषयों का या उन टॉपिक्स का अध्ययन कर रहे हैं जिनकी संभाव्यता बीपीएससी के परीक्षा में पूछे जाने की अधिक है। ठीक है, हम ये सक्सेस बूस्टर सीरीज के अंतर्गत हम केवल उन विषयों या उन विषय वस्तुओं को टच कर रहे हैं जिनकी संभावना बहुत अधिक है कि वो परीक्षा में पूछे जाएं। ठीक है, ताकि आपकी सफलता निश्चित हो सके, सुनिश्चित हो सके। सक्सेस बूस्टर सीरीज का यही एक उद्देश्य है। आज इस सक्सेस बूस्टर सीरीज के अंतर्गत हम जो आगामी भारत सरकार के जो लक्ष्य हैं, जो लक्ष्य तय किए गए हैं कि हमें जैसे कि नेट जीरो कब तक प्राप्त करना है, नेट कार्बन जीरो कब तक प्राप्त करना है, हमें किस वर्ष तक हमें 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त कर लेना है। भारत सरकार के द्वारा जो इसरो जो भारत सरकार का एक संगठन है, संघ है, एक संस्थान है, उसके द्वारा जो आगामी मिशन है उसको पढ़ा जाएगा। फसल, खनिज आदि के संबंध में जो भंडारण में कौन सा स्टेट प्रथम है और उत्पादन में कौन सा प्रथम है, हम लोग इसका अध्ययन विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य से। आगामी लक्ष्य के अंतर्गत हम 2023, 2024, 2025 इस तरीके से हम पीछे की ओर चलते जाएंगे और ये सारे फैक्ट्स एक जगह इकट्ठा कर लिए गए हैं। अगर आपके पास हो, किसी पुस्तक में हो, कोई करंट अफेयर की बुक है, तब तो ठीक है, आप यहां से रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन यदि ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके वीडियो को नोट्स बना सकते हैं। अब हम यदि आगामी लक्ष्यों की बात करें तो हम वर्ष 2023 के लक्ष्यों से शुरुआत करते हैं। ठीक है, वर्ष 2023 में जो भारत सरकार के लक्ष्य ये है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करना है। वर्ष 2023 में 2022 चल रहा है, अगले साल वर्ष 2023 तक जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है उसको भारत सरकार पूरा करेगी। उर्वरक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनना है। वर्ष 2023 तक हेडिंग दे दिया गया है, मैं ये बोलता जाऊंगा और आपको ये समझ लेना है कि ये वर्ष 2023 तक के लक्ष्य हैं। ब्रॉड गेज रूट जो है उसको 100% विद्युतीकरण उसका करना है। ब्रॉड गेज रूट का 100% विद्युतीकरण करना है। उर्वरक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनना है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करना है और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की जो राजधानियां हैं उनको रेलवे से कनेक्ट करना है, रेल नेटवर्क से जोड़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 2024 के लक्ष्य। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य है। शून्य डीजल उपयोग जैसे कि सिंचाई के लिए जो पंपिंग सेट होते हैं उनमें डीजल भरकर, ईंधन के रूप में डीजल भर के जो जल निकासी की जाती है, तो उस संदर्भ में कहा जा रहा है कृषि में शून्य डीजल उपयोग। ठीक है, और भी जो खेती में जो डीजल का उपयोग होता है उसको शून्य करना है, उसको समाप्त करना है 2024 तक और उसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल करना है उसकी जगह पे। सबके लिए आवास मुहैया कराना, सबके लिए आवास। पहले ये जो लक्ष्य था ये 2022 तक निर्धारित था, अब इसे बढ़ाकर वर्ष 2024 तक कर दिया गया है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करना 2022-23 के बजट में डिजिटल विश्वविद्यालय की बात करी गई है, लेकिन डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो लक्ष्य है वो 2024 है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करना। हर घर से नल को कनेक्ट करना है ताकि स्वच्छ जल की आपूर्ति हो सके। मतलब हर घर नल परियोजना या हर घर नल योजना, ये कब तक पूरा करना है? ये भी 2024 तक पूरा कर लेना है। और जो सड़क दुर्घटनाओं में जो मानवीय क्षति होती है मृत्यु के रूप में, उसको 50% तक कम कर लेना है। ये बहुत जो है कि अधिकांश जो विश्व में जितनी भी सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है आधे से अधिक भारत में होती है। ठीक है, तो बहुत ही दुखद होता है। उसको 50% तक कम कर लिया जाएगा आगामी 2024 तक। 2025 के क्या लक्ष्य हैं?
2025 के क्या लक्ष्य हैं? सबसे जो प्रमुख लक्ष्य है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना, भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है, और जब तक नहीं पूरा होगा ये लक्ष्य, मतलब वर्ष 2025 तक, ये हर वर्ष किसी न किसी परीक्षा में पूछा ही जाएगा। सभी गांवों को, भारत के जितने गांव हैं सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। कब तक? वर्ष 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त बनाना, टीबी रोग से मुक्त करना है भारत को। कब तक? 2025 तक। टीबी मुक्त से कब तक करना है? टीबी से मुक्त कब तक करना है भारत को? टीबी रोग से मुक्त 2025 तक। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% तक मिश्रित करने का लक्ष्य। जो एथेनॉल होता है उसको, मान लीजिए ये 100% ईंधन है, ठीक है, तो इसमें ये यदि 100% अभी हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं तो इसमें फिर 80% पेट्रोल होगा और 20% एथेनॉल होगा। ये लक्ष्य कब तक है? ये वर्ष 2025 तक है। अब हम वर्ष 2025 के बाद सीधे वर्ष 2030 पर आते हैं, वर्ष 2030 के जो प्रमुख लक्ष्य हैं वो है 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य। इससे क्या होगा? कार्बन उत्सर्जन जो है वो कम होगा, ठीक है। जो कोयले के जो जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, उसके दहन से जो कार्बन का उत्सर्जन होता है, ठीक है, वो कम होगा। हमको इसी उद्देश्य में 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है। 500 गीगावाट और 280 गीगावाट, दोनों ध्यान रखिएगा। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है। और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है। कब तक? यह भी ध्यान रखिएगा, वर्ष 2030 तक। 2025 तक क्या करना है? 2025 तक क्या करना है? 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है। और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब बनना है? कब तक? 2030 तक बनना है। सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य है। 1 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात का लक्ष्य है, ताकि हम सर्विस प्रोवाइड कर, हम 1 ट्रिलियन डॉलर की सर्विस प्रोवाइड कर सके किसी को, और ताकि वहां से हमें 1 ट्रिलियन डॉलर की इनकम हो सके, ठीक है। आगे चलते हैं। कुल कार्बन उत्सर्जन में, जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा उसमें 1 अरब टन की कटौती करने का लक्ष्य है। कुल कार्बन उत्सर्जन में इस समय जो भी कार्बन उत्सर्जन हो रहे हैं उनमें 1 अरब टन की कटौती करने का लक्ष्य है। पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन करना है। पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन करना है। देखिए, टीबी का उन्मूलन हमने देख लिया, मलेरिया का उन्मूलन कब तक करना है? 2030 तक करना है। पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन करना है। 30% जो अपने यहां जो व्हीकल्स चलते हैं उनमें 30% जो रखना है इलेक्ट्रिक व्हीकल रखना है। अपने यहां जैसे मेनली 3 चलते हैं, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, और अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात हो रही। तो 2030 तक ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है इसको 30% कर देना है, और इनमें तब कितना बचेगा? ये 70% बचेगा। तो 2030 तक जो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो 2030 तक 30% कर देना है, उसको पहुंचा देना है। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक। 2030 तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। हमने किसको किसको देखा? 2030 में पूर्णतः मलेरिया को उन्मूलित कर देना है भारत से, और HIV एड्स को भारत से खत्म कर देना है 2030 तक। इसके पहले हम टीबी का देख चुके थे। और भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य। इसको इसके लिए 2 शब्द यूज किए जाते हैं। एक तो है नेट जीरो कार्बन एमिशन 2030 तक जो इंडियन रेलवे है उसके लिए क्या है? 2 यूज कर सकते हैं,
टर्म, पहले तो है नेट जीरो कार्बन एमिशन और दूसरा या उसके लिए क्या हो सकता है, ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2030 तक। आगे चलते हैं, वर्ष 2047 के क्या लक्ष्य हैं? वर्ष 2047 के क्या लक्ष्य है? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना। अभी जितना हम यूज कर रहे हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उसमें 80% तक कटौती कर लेनी है। कब तक? 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य, मतलब ऊर्जा के क्षेत्र में भारत अपने स्वयं आत्मनिर्भर हो जाए, स्वयं आत्मनिर्भर हो जाए। तो भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, जल विद्युत ऊर्जा हो गई, जो भी वायु ऊर्जा हो गई, सारी चीज। अब धीरे धीरे हम नवीकरणीय या अक्षय स्रोतों की ओर जा रहे हैं, तो उस संदर्भ में यह बात कही गई वर्ष 2047 तक। वर्ष 2050 का लक्ष्य क्या है? मुंबई शहर शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला शहर बनाया जाएगा 2050 तक, और ये दक्षिण एशिया का पहला शहर होगा जिसने यह घोषित करी है कि हम फला वर्ष तक, मतलब वर्ष 2050 तक स्वयं को शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला शहर बना लेंगे, मुंबई। ठीक है, 2070 का लक्ष्य क्या है? वर्ष 2070 का लक्ष्य क्या है? भारत द्वारा नेट कार्बन जीरो, नेट कार्बन जो है, नेट कार्बन उत्सर्जन जो है, नेट कार्बन एमिशन जो है, उसको क्या कर लेना है? 2070 तक जीरो कर लेना है। कब तक? 2070 तक। नेट कार्बन एमिशन, कुल कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर लेना है। कब तक? 2070 तक। मुंबई शहर कब तक होगा? 2050 तक होगा। और रेलवे कब तक होगी? 2030 तक होगी। ध्यान रखना है। अब हम खनिज उत्पादन की बात करेंगे, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, और भंडारण की बात करेंगे, और विश्व के कौन से वो देश हैं जो खनिज उत्पादन में, कुछ देश प्रथम होते हैं, कुछ देश भंडारण में, उनका स्थान, भंडारण उनके यहाँ सबसे अधिक होता है, लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जिनके यहाँ जो खनिज उत्पादन हो रहा है वो भंडारण भी उनके यहाँ अधिक होता है। तो हम दोनों तरीके से देखते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, यदि हम बात करें, मैं साइड हो जाऊंगा, यदि कुछ जरूरी आएगा तो मैं इधर आकर लिखूंगा या इधर लिखूंगा, फिर मैं साइड हो जाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। अगर नोट करना हो तो आप लोग नोट कर सके, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सके। अब हम एक तरफ खनिज लिख दिए हैं, उत्पादन लिखा है हमने, और भंडारण लिखा है। ये कॉलम है, इसी आधार पर हम अध्ययन करते हैं। देखिए, तांबे की यदि हम उत्पादन की बात करें और भंडारण की बात करें, तो दोनों में तांबे के उत्पादन और भंडारण में विश्व में पहला स्थान चिली का है। उत्पादन भी सबसे ज्यादा तांबे का चिली में होता है, और भंडारण भी सबसे ज्यादा तांबे का विश्व में चिली के पास है। हीरे की यदि हम बात करें, हीरे की, तो उत्पादन और भंडारण दोनों रूस के पास सबसे अधिक है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो यह भी रूस में है। भंडारण और उत्पादन और भंडारण में विश्व में पहला स्थान दोनों में, प्राकृतिक गैस में भी रूस की है, हीरे में भी रूस की है। अब हम यदि लौह अयस्क की बात करें तो उत्पादन में भी और भंडारण में भी जो ऑस्ट्रेलिया है, लौह अयस्क के मामले में विश्व का पहला देश है। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका उत्पादन के मामले में भी और भंडारण के मामले में भी विश्व का पहला देश है। अगर हम प्लेटिनम की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका उत्पादन के मामले में भी और भंडारण के मामले में भी विश्व में पहला स्थान रखता है। और हम अगर टिन की बात करें तो चीन उत्पादन के मामले में भी और भंडारण के मामले में भी विश्व में पहला स्थान रखता है। अब देखिए, हम आगे आते हैं। अब ऐसे देश आएंगे, ऐसी वस्तुएं आएंगी जिनमें उत्पादन कोई और देश कर रहा होगा, प्रथम स्थान होगा, और भंडारण में किसी और देश का प्रथम स्थान होगा। तो हमने उसको इकट्ठे कर लिया है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, बुक्स में इकट्ठे नहीं मिलते हैं, ऊपर नीचे मिल ही जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, उससे क्या होगा कि आपको याद करने में आसानी होगी। अब देखिए, कोयले में यदि हम उत्पादन की बात करें, कोयले में देखिए यहाँ पे उत्पादन लिखा हुआ, भंडारण है। पहला कॉलम खनिज का है, दूसरा कॉलम उत्पादन का, तीसरा कॉलम भंडारण का है। अब देखिए, हम कोयले के उत्पादन की बात करें तो चीन का विश्व में पहला स्थान है, लेकिन भंडारण में किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूएसए का है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। यदि हम कच्चे तेल के उत्पादन की बात करें तो ये यूएसए का है। कच्चे तेल के उत्पादन की बात करें तो ये यूएसए का है, और भंडारण में वेनेजुएला का है। सोना की बात करें, गोल्ड की बात करें तो चीन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है विश्व में, और भंडारण सोना का सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास है।
अगर हम सीसा की बात करें तो चीन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है विश्व में सीसा का, और सबसे अधिक भंडारण ऑस्ट्रेलिया के पास है। अगर हम अभ्रक की बात करें तो चीन सबसे ज्यादा, ये नवीनतम आंकड़े हैं, ये नवीनतम आंकड़े हैं 2022 के, सॉरी ये नवीनतम आंकड़े हैं 2022 के, ठीक है। अगर हम अभ्रक की बात करें तो उत्पादन सबसे अधिक चीन करता है विश्व में, और भंडारण सबसे अधिक भारत के पास है विश्व में। अगर हम चांदी की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन मैक्सिको करता है, और भंडारण पेरू के पास है सबसे अधिक। क्रोमाइट की बात करें तो सबसे अधिक जो उत्पादन करता है वो दक्षिण अफ्रीका करता है, और सबसे अधिक भंडारण कजाकिस्तान के पास है। और अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन जो करता है वो ऑस्ट्रेलिया करता है, और सबसे अधिक भंडारण गिनी के पास है, ठीक है, गिनी के पास है। अब हमने विश्व के संदर्भ में देख लिया खनिज उत्पादन, भंडारण किसके पास है, और उत्पादन कौन करता है। अब हम भारत के संदर्भ में देखेंगे। भारत के संदर्भ में भी देख ले किस स्टेट, कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा उत्पादन करता है किसी खनिज का, और कौन से स्टेट में सबसे अधिक भंडारण है। अब देखिए उसी तरीके से जो कुछ प्रमुख स्टेट हैं, जैसे जो कुछ ऐसे खनिज जिनका उत्पादन भी सबसे अधिक वही स्टेट करते हैं, जिनके पास के भंडारण है, उनको साथ रख लिया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए इनको। अगर हम पहले बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट का उत्पादन भी ओडिशा करता है भारत में सबसे अधिक, और भंडारण भी भारत में सबसे अधिक ओडिशा के पास है। क्रोमाइट की बात करें तो क्रोमाइट और बॉक्साइट, देखिए मैंने ये साथ साथ रख लिया, बॉक्साइट और क्रोमाइट ये दोनों देखिए, ठीक है। बॉक्साइट और क्रोमाइट दोनों में भारत में सबसे अधिक उत्पादन ओडिशा करता है, और दोनों का भंडारण भी भारत में सबसे अधिक ओडिशा के पास है। अब हम हीरा की बात करें तो मध्य प्रदेश उत्पादन में भी सबसे अधिक है भारत में, और भंडारण में भी सबसे अधिक है भारत में। अभ्रक की बात करें तो आंध्र प्रदेश उत्पादन में भी सबसे अधिक है भारत में, और भंडारण में भी सबसे अधिक है। हम चांदी की बात करें तो राजस्थान उत्पादन में भी अधिक है और भंडारण में भी अधिक है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो असम भारत में उत्पादन के मामले में भी पहला स्थान है, और भंडारण के मामले में भी भारत में पहला स्थान है असम का। अब हम गोल्ड की बात करें, सोना की बात करें तो कर्नाटक का उत्पादन में भी पहला स्थान है भारत में, और भारत में भंडारण में भी कर्नाटक का पहला स्थान है स्वर्ण के मामले में। आगे चलते हैं। अब ऐसी धातुएं आएंगी जिनका उत्पादन कोई और राज्य करता है सबसे अधिक, लेकिन उनका भंडारण किसी अन्य राज्यों के पास है। तांबे की बात करते हैं तो तांबे का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, जबकि सबसे अधिक भंडारण राजस्थान के पास है। कच्चे तेल की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान करता है, जबकि सबसे अधिक भंडारण कच्चा तेल असम के पास है। लौह अयस्क की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, ओडिशा करता है, और सबसे अधिक भंडारण जो है कर्नाटक के पास है। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन जो करता है वो मध्य प्रदेश करता है, और सबसे अधिक भंडारण किसके पास है, ओडिशा के पास है। अगर हम टिन की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है, और सबसे अधिक भंडारण किसके पास है, हरियाणा के पास है, ठीक है। यूरेनियम की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन झारखंड करता है, और सबसे अधिक भंडारण आंध्र प्रदेश के पास है। जबकि अगर हम कोयले की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है, और सबसे अधिक भंडारण झारखंड के पास है। 2 बार ध्यान से देखिएगा वीडियो, अगर जरूरी लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम कुल फसल की बात करते हैं और सब्जियों के उत्पादन की बात करते हैं। इसके संदर्भ में हमने एक तरफ फसल लिया है, फिर अगला कॉलम हमारा प्रथम स्थान का है और द्वितीय स्थान का। मतलब पहले हम फसल बताएंगे कौन सी फसल है, और किस स्टेट का भारत में पहला स्थान है और किस स्टेट का भारत में दूसरा स्थान है, पूछ सकता है। अगर हम कुल खाद्यान्न की बात कर ले, कुल तिलहन की बात करें, सब्जियों, फलों और बागवानी फसलों की बात करें, तो पहले उनकी बात कर लेते, फिर हम एक एक फसल की बात करेंगे, एक एक सब्जी की बात कर लेंगे। कुल खाद्यान्न की बात करें मतलब टोटल मिलाकर सारा कुछ, तो सबसे अधिक कुल खाद्यान्न के मामले में देश में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, और दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, एमपी का है। कुल तिलहन की बात करें तो सबसे अधिक देश में राजस्थान में होता है, उसके बाद कहां होता है, गुजरात में होता है।
अगर हम कुल सब्जी की बात कर ले तो यह भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। देखिए कुल खाद्यान्न भी उत्तर प्रदेश में है सबसे अधिक, या पहला स्थान है। सबसे अधिक का मतलब पहला स्थान, दूसरा का मतलब दूसरा स्थान, ठीक है। तो सबसे अधिक कहां होता है? खाद्यान्न के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, और सब्जी के उत्पादन के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। लेकिन सब्जी का जो दूसरा सबसे अधिक उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। और कुल फलों के मामले में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है। और कुल बागवानी फसल, मतलब बागवानी फसल इन द सेंस जो फसल बागानों में होते हैं, जैसे सेब हो गए, ऐसे चाय हो गए, काफी हो गए, ये सब ऐसे फसल जो बागानों में होते हैं, ठीक है। तो ये केरल में सबसे अधिक होता है कुल बागानी फसल। यदि कुल बागानी फसल देखा जाए तो केरल का सबसे पहला स्थान है, और दूसरा स्थान उसके पड़ोसी देश पड़ोसी स्टेट कर्नाटक का है, ठीक है। अब हम अलग अलग फसलों की बात कर लेंगे, अलग अलग सब्जियों की बात कर लेंगे। तो चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है और उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। देखिए चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। चावल में पश्चिम बंगाल पहला और गेहूं में उत्तर प्रदेश पहला। आगे चलते हैं। मक्का उत्पादन की बात कर ले तो कर्नाटक का पहला स्थान है, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। ज्वार की बात करें तो महाराष्ट्र का पहला स्थान है और कर्नाटक का दूसरा स्थान है। दाल की बात करें तो राजस्थान का पहला स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। गन्ने की बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। अब देखिए यहां से हम कुछ ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए ये देखिए महाराष्ट्र जो है यहां पे आया, दूसरा स्थान किसमें है? दाल में और गन्ने में। दाल और गन्ने में महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है, जबकि राजस्थान का दाल में पहला स्थान और गन्ने में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान। लेकिन गन्ने में उत्तर प्रदेश का भले है, गन्ने में उत्तर प्रदेश का भले है, लेकिन चीनी के मामले में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। ध्यान दीजिएगा, गन्ने में उत्तर प्रदेश का है, चीनी के मामले में महाराष्ट्र का है, और चीनी के मामले में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, गन्ना और चीनी के मामले में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कपास की यदि हम बात करें तो गुजरात का पहला स्थान है और तेलंगाना का दूसरा स्थान है। प्याज के मामले में महाराष्ट्र का पहला स्थान है, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और पश्चिम बंगाल का दूसरा स्थान है। पश्चिम बंगाल का दूसरा स्थान है आलू के मामले में, और उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। हमने चावल के संदर्भ में देखा था कि पश्चिम बंगाल का पहला स्थान था और उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान था। टमाटर की बात करी जाए तो आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है और मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है टमाटर के मामले में। जूट की बात करें तो जूट जो है पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, पहला स्थान है, और बिहार का जूट के मामले में दूसरा स्थान है। बिहार का यहां पे नाम आ गया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया बिहार के दृष्टिकोण से। हालांकि सभी मतलब कोई भी प्रदेश का पीसीएस का परीक्षा हो इस वर्ष उसके लिए महत्वपूर्ण है। सोयाबीन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है और महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। सूर्यमुखी के मामले में या सूरजमुखी के मामले में कर्नाटक का पहला स्थान है, ओडिशा का दूसरा स्थान है। चाय के मामले में असम का पहला स्थान है और पश्चिम बंगाल का दूसरा स्थान है। कॉफी के मामले में कर्नाटक का पहला स्थान है, केरल का दूसरा स्थान है। मसालों के मामले में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है और राजस्थान का दूसरा स्थान है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम वर्ष 2021-22 में जो विभिन्न उत्पाद हैं भारत के विभिन्न प्रदेशों के जिनको जीआई टैग मिला हुआ है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और हम ये अध्ययन एक अलग रूप में करेंगे। अलग रूप ये कि हम पहले वो प्रदेश ले लेंगे और उस प्रदेश में को किस किस चीजों को, किन किन चीजों को मिला हुआ है उत्पाद, प्रदेशवार हम देखते चले जाएंगे, ठीक है। और कब मिला, हम एक कॉलम ये भी बना लिए हैं। जैसे तमिलनाडु का देख रहे हैं तो तमिलनाडु में 2 बार मिला है, 2 वर्ष में मिला है, 21 में भी मिला है, 22 में भी मिला है। हमने दोनों वर्षों को हम देख रहे हैं। तो मार्च 22 में किस चीज को मिला है, अक्टूबर 21 में किस चीज को मिला है तमिलनाडु में। इसी तरीके से देखिए इधर उत्तराखंड का है, उत्तराखंड में सितंबर 21 को मिला है। 21 मतलब 2021 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए तमिलनाडु की यदि बात करें जीआई टैग के मामलों में, तमिलनाडु की बात करें तो नरसिंहपेट्टई नागस्वरम,
नरसिंह पिट्टई नागस्वरम ये एक संगीत वाद्य यंत्र है और इसको मार्च 2022 में, ये तमिलनाडु से संबंधित है, मार्च 2022 में इसको जीआई टैग दिया गया। अब हम तमिलनाडु के ही संदर्भ में देख लेते हैं जो जिनको कि अक्टूबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया। ये तीन उत्पाद हैं, 1, 2 और 3, और इन तीनों को अक्टूबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया और ये तमिलनाडु के हैं। कन्याकुमारी लौंग को प्रदान किया गया, कन्याकुमारी लौंग को प्रदान किया गया। करुपुर कलमकारी पेंटिंग को प्रदान किया गया, करुपुर कलमकारी पेंटिंग को प्रदान किया गया। और कल्लाकुरुचि वुड कार्विंग को प्रदान किया गया। कल्लाकुरुचि वुड कार्विंग, करुपुर कलमकारी पेंटिंग, कन्याकुमारी लौंग, ये तीनों तमिलनाडु से संबंधित है और इनको अक्टूबर 2021 में जीआई टैग दिया गया। और मार्च 2022 में तमिलनाडु के ही नरसिंह पिट्टई नागस्वरम जो कि एक संगीत वाद्य यंत्र है उसको जीआई टैग दिया गया था। अब हम दूसरे स्टेट की बात करते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि हम प्रदेशवार अध्ययन कर लेंगे जीआई टैग का, पुस्तकों में मिलेंगे लेकिन इधर उधर बिखरे मिलेंगे, ठीक है। अब सितंबर 2021 की बात करते हैं, उत्तराखंड के संदर्भ में सितंबर 2021 की बात करते हैं। कुमाऊं का चिवड़ा तेल ये उत्तराखंड से संबंधित है और इसको सितंबर 2021 में जीआई टैग मिला था। मनुष्यारी राजमा ये भी उत्तराखंड से संबंधित है और इसको सितंबर 2021 में जीआई टैग मिला था। भोटिया दन क्या है, एक कालीन है और ये भी उत्तराखंड से संबंधित है, इसको सितंबर 2021 में जीआई टैग मिला था। एपन ये क्या है, ये रंगोली है, ये उत्तराखंड से संबंधित है और इसको जीआई टैग दिया गया था। रिंगल क्राफ्ट या रिंगन शिल्प, इसको भी सितंबर 2021 में जीआई टैग दिया गया था। टमटा उत्पाद या तांबे के उत्पाद, ठीक है, इनको भी क्या दिया गया था, जीआई टैग कब दिया गया था, सितंबर 2021 में दिया गया था। और थुलमा ये कंबल है, थुलमा क्या है, कंबल है और इसको भी सितंबर 2021 में जीआई टैग दिया गया था। ये सातों जो हैं कहाँ संबंधित है, ये 7 हैं, संख्या इनकी 7 है और ये उत्तराखंड से संबंधित है। अब हम आगे दूसरे प्रदेश का देखेंगे, मणिपुर का देखेंगे, ठीक है, मणिपुर का देखेंगे और इसको भी सितंबर 2021 में ही जीआई टैग प्रदान किया गया था। वो कौन से, ये 4 हैं, मणिपुर के 4 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था सितंबर 2021 में। हम कचाई नींबू पहला उत्पाद होगा। दूसरा हो गया सिरारा खौम मिर्च, जिसको हाथी मिर्च भी कहते हैं, सिरारा खौम मिर्च या हाथी मिर्च कहते हैं। ये दूसरा उत्पाद है, मणिपुर से संबंधित है, जिसको जीआई टैग दिया गया था सितंबर 2021 में। तामेंग लौंग ऑरेंज ये भी मणिपुर का है और इसे सितंबर 2021 में जीआई टैग दिया गया था। और चाखाओ काला चावल क्या है, एक काला चावल है, यह भी मणिपुर का है और इसको सितंबर 2021 में जीआई टैग दिया गया था। अब हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के ये उत्पाद को अक्टूबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। ये 3 उत्पाद हैं। वाडा कोलम चावल, जब आपसे प्रश्न में पूछे कि वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया था, ये कहां से संबंधित है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। सफेद प्याज ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है, इसको भी अक्टूबर 2021 में जीआई टैग दिया गया था। और जलगांव केला यह भी महाराष्ट्र से संबंधित है और इसको भी अक्टूबर 2021 में क्या दिया गया था, जीआई टैग दिया गया था। अब हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जिसको अक्टूबर 2021 में जीआई टैग दिया गया था। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 2 वस्तुएं हैं। रटौल आम उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जीआई टैग दिया गया था। और महोबा का पान, इसको भी जीआई टैग दिया गया अक्टूबर 2021 में। बिहार का मिथिला मखाना, मिथिला क्षेत्र जो है वहां के मखाने को मिथिला मखाना कहा जाता है। तो बिहार के मिथिला मखाने को दिसंबर 2021 में जीआई टैग दिया गया था। बिहार के मिथिला मखाने को दिसंबर 2021 में जीआई टैग दिया गया था। आगे चलते हैं, केरल की बात करते हैं, जिसको अक्टूबर 2021 में जीआई टैग दिया गया था। केरल, चूंकि अब हम राज्यवार देख रहे हैं, इसलिए
महीना कभी ऊपर कभी नीचे होते जा रहा है, ठीक है। दोनों एक साथ कई बार बहुत मुश्किल होता है साथ आ पाना, कि महीना के दृष्टिकोण से भी हम अवरोही या आरोही क्रम में चलते रहें, या राज्यवार देख रहे हैं तब वो मुश्किल है। तो हम राज्यवार देख रहे हैं, इसलिए महीना का जो क्रम है कभी ऊपर हो जा रहा है कभी नीचे हो जा रहा है, ठीक है। तो कुट्टी अट्टूर आम और एड्यूर मिर्च, कुट्टी अट्टूर आम और एड्यूर मिर्च ये केरल से संबंधित है, और इसे अक्टूबर 2021 में जीआई टैग दिया गया। राजस्थान के सोजत मेहंदी को अक्टूबर 2021 में जीआई टैग दिया गया। राजस्थान के सोजत मेहंदी को अक्टूबर 2021 में जीआई टैग दिया गया। असम के जुडिमा राइस वाइन इसको सितंबर 2021 में जीआई टैग दिया गया था। ये जुडिमा नामक चावल से एक शराब बनता है, उसी को जुडिमा राइस वाइन कहते हैं, ठीक है। और ये असम से संबंधित है, इसको जीआई टैग दिया गया था। मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को चिन्नौर राइस को, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसको सितंबर 2021 में जीआई टैग दिया गया था। आगे चलते हैं। देख रहे हैं कि जो इसरो के जो मिशन है, इसरो के जो किए गए मिशन है या महत्वपूर्ण कार्य हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे हाल के वर्षों में जो इन्होंने किया हुआ है। फिर इसके बाद आगामी मिशन पर हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो EOS-01 ये नवंबर 2020 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। किससे? EOS-01 ये सैटेलाइट है और इसको नवंबर 2020 में प्रक्षेपित किया गया था। किससे? PSLV C49 से, PSLV C49 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, कृषि वानिकी और आपदा प्रबंधन में ये सहायता करेगा। किसमें? कृषि में, वानिकी में और आपदा प्रबंधन में ये सहायता करेगा। और कैसे सहायता करेगा? ये पृथ्वी का चूंकि अवलोकन करेगा तब तो सहायता करेगा, तो पृथ्वी का एक अवलोकन उपग्रह है जो पृथ्वी का अवलोकन करते हुए कृषि वानिकी और आपदा प्रबंधन में सहायता करेगा। EOS-01, ठीक है, PSLV C49 के द्वारा, और नवंबर 2020 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। दिसंबर 2020 में CMS-01 प्रक्षेपित किया गया। CMS-01 सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया किसके द्वारा? PSLV XL C50 के द्वारा। PSLV XL C50 के द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया। और यह बेसिकली यह इसरो द्वारा ही डिजाइन और विकसित किया गया है, जो कि संचार उपग्रह है। और पुराने जो कि GSAT 12 था, हमारा पुराना GSAT 12 था, उसका यह स्थान लेगा। CMS-01 ये संचार उपग्रह है, इसरो द्वारा डिजाइन किया गया है, विकसित किया गया है, और यह संचार उपग्रह के रूप में हमारे पुराने सैटेलाइट GSAT 12 का स्थान लेगा। आगे चलते हैं। एमजोनिया 01 या इसे हम हिंदी में कहेंगे तो अमजोनिया 01, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एम हो जाएगा और हिंदी में पढ़ेंगे तो अम हो जाएगा, ठीक है। फरवरी 2021 में इसको प्रक्षेपित किया गया किसके सहायता से? PSLV XL C51, PSLV XL C51 की सहायता से इसको प्रक्षेपित किया गया। और यह ब्राजील के द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ब्राजील के द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ठीक है। EOS-03 अगस्त 2021 में इसको प्रक्षेपित किया गया था किसकी सहायता से? GSLV F10 की सहायता से इसको प्रक्षेपित किया गया था। और भारत का पहला अत्याधुनिक, ध्यान दीजिएगा यहां पे क्योंकि अभी आगे और आने वाला है, ठीक है। भारत का पहला अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था मेनली, चूंकि यह असफल हो गया था इसलिए था, ठीक है, असफल हो गया था। EOS-03 भारत का है, इसे GSLV F10 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और भारत का पहला अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था, क्योंकि यह असफल हो गया इसलिए था। EOS-04 यह फरवरी 2022 में प्रक्षेपित किया गया PSLV C52 के द्वारा, PSLV C52 के द्वारा।
और यह एक रडार इमेजिंग उपग्रह है। क्या है? रडार इमेजिंग उपग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा, रडार इमेजिंग उपग्रह, रडार इमेजिंग उपग्रह है। ठीक है, आगे चलते हैं। डीएसईओ मिशन, डीएसईओ मिशन, ठीक है, डीएसईओ मिशन जून 2022 से इसका संबंध है, जून 2022 से संबंध है। इसको प्रक्षेपित किसके द्वारा किया गया? पीएसएलवी C-53 के द्वारा जून 2022 में इसको प्रक्षेपित किया गया। संबंध है मतलब ये जून 2022 में इसको प्रक्षेपित किया गया डीएसईओ मिशन और पीएसएलवी C-53 के द्वारा। इसमें क्या क्या है? इसमें देखिए सिंगापुर के 3 उपग्रह इसमें शामिल हैं और 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के उपग्रह, मतलब कुल 5 उपग्रह, इसमें 5 सैटेलाइट भेजे गए, जिसमें से 3 सिंगापुर से हैं और 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के सैटेलाइट है। ठीक है, याद रखिएगा, डीएसईओ मिशन 2 देशों का है, सिंगापुर और भारत। GSAT-24 इसे भी जून 2022 में प्रक्षेपित किया गया एरियन 5 के द्वारा। और ये टाटा कंपनी का क्या है? टाटा कंपनी का जो डीटीएच है उसको सर्विस प्रोवाइड कराएगा GSAT-24। GSAT-24 ये जो टाटा कंपनी का डीटीएच है, डायरेक्ट टू होम सर्विस है, उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसरो के वो मिशन जो आगे भविष्य में होने हैं, ठीक है, इसरो के वो मिशन जो भविष्य में होने हैं या जो निर्धारित किए गए हैं कि जिनकी संभावनाएं हैं कि ये इस वर्ष में होंगी या इस समय होंगी। ठीक है, हम यदि आदित्य L1 की बात करें, आदित्य L1 की बात करें तो 2022 तक इसको भेज देना है हमें। और ये है क्या? आदित्य L1 जो है वह सौर कोरोना के अध्ययन के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। सौर कोरोना के अध्ययन के लिए भारत का पहला मिशन है आदित्य L1। 2022 में इसको प्रक्षेपित करने का या यह मिशन प्रारंभ करने का तिथि है या वर्ष है 2022 तक है। ठीक है, चंद्रयान 3 2022 में, चंद्रयान 3 2022 में इसमें क्या है कि लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। लैंडर और रोवर का चंद्रयान 3 के अंतर्गत, जो कि 2022 में ही पूर्ण होना है, लैंडर और रोवर को चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। गगनयान 2 या तो यह 2022 में भी हो सकता है या संभावना है कि 2023 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। और यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान का परीक्षण है। मानव रहित अंतरिक्ष यान, ऐसा अंतरिक्ष यान जो मानव द्वारा संचालित नहीं किया जाएगा, मतलब डायरेक्टली मानव द्वारा संचालित नहीं किया जाएगा। उस अंतरिक्ष यान में कोई भी मानव उपस्थित नहीं रहेगा। तो गगनयान 2 ये मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान का ये परीक्षण है और संभावना है कि यह 2022 अथवा 2023 में संपन्न होगी। निसार, ठीक है, निसार एक्चुअल में ये है क्या? ये नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, इसी का नाम है निसार। ठीक है, और यह नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है और यह पहला दोहरा बैंड राडार इमेजिंग सिस्टम है या सैटेलाइट है। दोहरा बैंड राडार इमेजिंग सैटेलाइट, दोहरा बैंड राडार इमेजिंग सैटेलाइट या उपग्रह है। ठीक है, गगनयान 3 यह 2023 में इसको किया जाना है। गगनयान 3 को 2023 में किया जाना है और यह गगनयान मिशन का पहला चालक दल होगा। इसमें गगनयान मिशन का यह पहला चालक दल होगा। ठीक है, शुक्रयान 1 यह दिसंबर 2024 तक इसको पूर्ण करना है या इसको भेजना है। शुक्रयान 1 या शुक्रयान 1, और ये जैसा कि नाम से ही है शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए इसके द्वारा शुक्रयान 1 के द्वारा ऑर्बिटर भेजा जाएगा। शुक्रयान 1 मिशन के अंतर्गत शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए एक ऑर्बिटर भेजा जाएगा जो कि दिसंबर 2024 तक पूर्ण करना है। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन 2024, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन 2024 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र, साउथ पोलर रीजन का पता लगाना है और इसके लिए जाक्सा और इसरो, जाक्सा
जाक्सा, शॉर्ट फॉर्म में मैंने बोल दिया JAXA, जाक्सा और इसरो का ये एक समझौता या संयुक्त मिशन है, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी पोल का, साउथ पोल रीजन का पता लगाना है। मंगलयान 2 यह 2024 तक पूर्ण करना है और मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए आर्बिटर, लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा पुनः। ठीक है, मंगलयान 2 यह 2024 तक पूर्ण करना है और मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए क्या क्या भेजा जाएगा, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजा जाएगा। तो आज की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि यह श्रृंखला, आज की यह श्रृंखला या आज का ये सीरीज आपके परीक्षा में यदि प्रश्न आते हैं तो निश्चित तौर पे इससे बाहर नहीं आएंगे और आपकी तैयारी को और बूस्टअप करेगा। चीजें आपको एक संगठित रूप में, एक सुसंस्कृत क्रम में आपको तैयार होंगी। तो आपको हमारी ये श्रृंखला कैसी लग रही है, हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, आप अपना रिस्पांस हमें कमेंट बॉक्स में दें। निश्चित तौर पर हम आपके रिस्पांस को प्रतिक्रिया करेंगे। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप अपने मित्रों तक इसे पहुंचाएं। आपकी तैयारी बेहतरीन चलती रहे ताकि आगामी निकट परीक्षा में आप सफल हो सके। आपको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।